अब हमारा था मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज़। हम लोग पहले इसके परिचय देखते हैं, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन संविधान में जो है मूल कर्तव्य के साथ साथ जो है मूल अधिकार को भी दिया गया है। तो ये भारतीय संविधान का भाग है। और इसमें कहा गया है कि मूल अधिकार और मूल कर्तव्य एक दूसरे के पूरक हैं। मूल अधिकार और जो मूल कर्तव्य है वो एक दूसरे को पूरा करते हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। और इसमें यह भी कहा गया है कि अधिकार विहीन कर्तव्य जो है, अधिकार विहीन कर्तव्य निरर्थक होते हैं, निरर्थक होते हैं, जबकि कर्तव्य विहीन अधिकार, कर्तव्य विहीन अधिकार निरंकुशता पैदा करता है, निरंकुशता पैदा करता है। और यदि व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार प्राप्त है तो उसका कर्तव्य बनता है कि वह अन्य व्यक्तियों के गरिमापूर्ण जीवन के अधिकार का ख्याल भी रखे। यदि व्यक्ति को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्यारी है तो यह भी जरूरी है कि उसमें दूसरों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रति धैर्य और सहिष्णुता विद्यमान हो। और रोचक सी बात यह है कि समानता विश्व के किसी भी लोकतंत्र देश में संविधान में नागरिकों के कर्तव्य का उल्लेख नहीं किया गया है। सभी में सिर्फ मूल अधिकारों की घोषणा की गई है। अमेरिका का संविधान इसका जो है उदाहरण है, जिसमें जो है मूल अधिकार तो है लेकिन वहाँ पर मूल कर्तव्य नहीं किया गया है। साथ ही जो ऑस्ट्रेलिया है, फ्रांस है, जर्मनी है, कनाडा है, ब्रिटेन है, वहाँ भी मूल कर्तव्य नहीं दिए गए उसके संविधान में। तो ये चीज़ें हैं। तो भारतीय संविधान का ये भाग है। और इसका इतिहास हम लोग देखते हैं। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का इतिहास। हिस्ट्री ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मूल कर्तव्य जो है ये शुरू में संविधान में शामिल नहीं था। और जब इंदिरा गांधी की सरकार थी, इंदिरा गांधी की सरकार, तो उन्होंने जो है 1975 में आपातकाल लगाया था। और आपातकाल की उन्होंने घोषणा की थी। और तभी जो है सरदार स्वर्ण सिंह के नेतृत्व में संविधान में संशोधन की बात की गई थी। संविधान में संशोधन के लिए एक समिति का गठन हुआ था। और इस समिति को संविधान के सभी उपबंधों का विस्तृत निरीक्षण करते हुए यह बताना था कि उनमें कौन से संशोधन किए जाने चाहिए। और इसी पे जो है सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी ने जो है उन्होंने कहा कि मूल कर्तव्य को संविधान में शामिल किया जाना चाहिए। और
इसी समिति की अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम अधिनियम 1976 पारित किया गया और इसमें जो है भाग 4 का यानी भाग 4 के जस्ट बाद जो है भाग 4 का अंता स्थापित किया गया। और इसी के भीतर जो है अनुच्छेद 51 का को रखा गया और इसमें 10 मूल कर्तव्यों की सूची दी गई। फिर जो है आगे चलकर 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है संविधान संशोधन अधिनियम 2002 पारित किया गया और इससे एक और मूल कर्तव्य जोड़े गए। और वो कौन था? वो था अनुच्छेद 21 का के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा का अधिकार। और ये जो है मूल अधिकार के अंतर्गत जो है अनुच्छेद 21 को में गारंटी दिया गया है और इसी को जो है मूल कर्तव्य में भी जोड़ दिया गया। और जो 11वें मूल कर्तव्य है उसके द्वारा जो है 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के माता पिता या संरक्षक या और संरक्षकों पर यह कर्तव्य आरोपित किया गया कि वे स्वयं पर आश्रित बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करेंगे। ये क्या है? अब हम लोग जो है देखते हैं कि कौन कौन से मूल कर्तव्य हैं। तो मूल कर्तव्यों की सूची और हम लोग जो है वो 11 मूल कर्तव्य देखेंगे। तो पहला मूल कर्तव्य जो है इसके अनुसार कहा क्या गया है ये भी देख लेते हैं। इसके अनुसार कहा गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक, यहाँ नागरिक की बात किया गया, यह कर्तव्य होगा कि पहली चीज़ है संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रीय गान का आदर करें। दूसरा जो है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें। और उनका पालन करें, संजोए रखें।
तीसरी है कि भारत की प्रभुता, सॉवरेनिटी, एकता, यूनिटी और अखंडता, इंटीग्रिटी की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। पांचवा है भारत के सभी लोगों में समरसता यानी हार्मोनी और समान मातृत्व, कॉमन ब्रदरहुड की भावना का निर्माण करें। जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से परे हों, ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हों। हमारी सामाजिक संस्कृति, कंपोजिट कल्चर, की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परीक्षण करें और उसका परिरक्षण करें। सातवां है प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्यजीव हैं, रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, साइंटिफिक टेम्पर, मानववाद, ह्यूमैनिज्म और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। अगला है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें,
सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें, और हिंसा से दूर रहें। 10वां है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की और बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। और हमारा जो आखिरी है वो है जो माता पिता या संरक्षक हों वे 6 से 14 वर्ष के बीच की आयु के यथास्थिति अपने बच्चे या प्रतिपाल्य, प्रतिपाल का मतलब यानी संरक्षित या फिर इसको वार्ड कह सकते हैं, को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करेंगे, ये था। अब हम लोग जो है देखते हैं कि मूल कर्तव्यों की प्रवर्तनीयता क्या है। मूल कर्तव्यों की प्रवर्तनीयता, enforceability of fundamental सामान्य धारणा ये है कि मूल कर्तव्य न्यायालयों के माध्यम से परिवर्तन नहीं किए जा सकते। ये सामान्य धारणा। इसका अर्थ ये हुआ कि यदि कोई नागरिक अपने मूल कर्तव्यों का पालन ना करे तो न्यायालय द्वारा नागरिक को दंडित नहीं किया जा सकता है। ये सामान्य अवधारणा है। इसके लिए न्यायालय द्वारा अगर कोई इसका पालन नहीं करता है, पालन नहीं करने पर न्यायालय द्वारा दंड नहीं है। और इस दृष्टि से वे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की तरह हैं। जिस तरह राज्य को न्यायालय से इस बात के लिए प्रताड़ित नहीं किया जा सकता कि वह नीति निर्देशक तत्वों का पालन नहीं कर रहे हैं, वैसे ही किसी नागरिक को इस बात के लिए बाध्य या दंडित नहीं किया जा सकता कि वह अपने मूल कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहे हैं। और इसी आधार पर कुछ विद्वान जो है इस पर व्यंग करते हैं। व्यंग करके वो कहते हैं कि मूल कर्तव्य जो है वह निरर्थक घोषणा मात्र हैं। ये निरर्थक घोषणाएं मात्र हैं, ये इसके आलोचक कहते हैं। और वास्तविक स्थिति ऐसी नहीं है, क्योंकि अगर हम लोग जो है अनुच्छेद 37 और अनुच्छेद 51 क की तुलना करें तो इस अनुच्छेद में जैसे कि 37 में क्या कहा गया है, 37 में ये कहा गया है कि जो DPSP है यानी कि नीति निर्देशक तत्व है उसको अपरिवर्तनीय करने की बात साफ तौर पर कही गई है। होने की बात जो है ये साफ तौर पर इसमें कहा गया है। लेकिन जो अनुच्छेद 51 का है इसमें ऐसी कोई बात वर्णित नहीं है।
तो इसी पे जो है जैसे कि एक न्यायमूर्ति थे, उनका नाम था श्री वेंकट चेलैया, और इन्होंने कहा था कि संविधान आदि मूल कर्तव्यों को परिवर्तनीय यानी कि इनफोर्सेबल घोषित नहीं करता है, तो वह उन्हें अपरिवर्तनीय यानी कि अनफोर्सेबल भी घोषित नहीं करता है। यानी कि जिस तरह मूल अधिकार संविधान को समझने के लिए मूलभूत महत्व है, वैसे ही मूल कर्तव्य भी उनके मूलभूत कर्तव्य हैं। और न्यायालय कुछ मूल कर्तव्य को भी एक महत्वपूर्ण संदर्भ के रूप में प्रयुक्त करता है। जैसे कि न्यायालय स्वयं भी कई आदेश पारित करते हुए ध्यान रखता है कि उनका कोई आदेश जो है अनुच्छेद 51 का यानी कि मूल कर्तव्य में दिए गए कर्तव्यों के विरुद्ध ना हो। और कुछ मामलों में न्यायालय ने मूल कर्तव्यों को आधार बनाते हुए बहुत महत्वपूर्ण फैसले सुनाए हैं। जैसे कि अगर हम लोग बात करें तो 51 जो क 6 है, ठीक है, इसमें पर्यावरण की रक्षा की बात की गई है। और न्यायालय के बहुत सारे निर्णय में जो है ये साफ तौर पर दिखाया गया है कि पर्यावरण की रक्षा सिर्फ सरकार का दायित्व नहीं होकर प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व है, और उसके अधिकारों पर इस दृष्टि की सीमाएं आरोपित की जा सकती है। और भारत सरकार द्वारा मूल कर्तव्यों के परिचालन के संबंध में बर्मा समिति बनाई गई थी, जिसके अध्यक्ष यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश JS वर्मा थे। उन्होंने 1999 में अपनी रिपोर्ट्स सौंपी थी, जिसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के 138 ऐसे निर्णयों की सूची प्रस्तुत की गई थी जिसमें पर्यावरण के संरक्षण को एक महत्वपूर्ण आधार के तौर पर रखा गया है। और अगर अभी वर्तमान में देखें तो इसकी संख्या और बढ़ गई है। तो यहाँ पर सिर्फ व्यक्ति नहीं बल्कि न्यायालय भी जो है इस बात की ध्यान रखता है कि मूल कर्तव्य जो है उससे सुसंगत निर्णय दिए जा सके। अब मूल कर्तव्य के पक्ष में सरकार के क्या क्या प्रयास किए गए हैं? मूल कर्तव्यों के पक्ष में किए गए सरकारी प्रयास, गवर्नमेंट्स initiatives in favor of fundamental duties। और इसके प्रयास क्या क्या किए हैं? जैसे कि ये तो पता है कि इसके लिए बर्मा समिति बनाया गया था। और जैसे कि अगर हम लोग अनुच्छेद 51 का बात करें तो इसमें जो है राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान की बातें की गई, राष्ट्रीय ध्वज की सम्मान की बातें कही गई हैं। और इसी के लिए जो है भारतीय ध्वज संहिता 2002 यानी कि फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 बनाया गया, ठीक है। इसी तरह जैसे कि 1950 में एक पारित किया गया था, उसका नाम था प्रतीक और नाम अनुचित उपयोग पर रोक अधिनियम, उपयोग पर रोक अधिनियम, ये 1950 का था। यानी कि emblems and names prevention of improper use एक्ट 1950 इसी उद्देश्य से लाया गया था ताकि राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान सुनिश्चित हो सके, ठीक है।
इसी तरह आगे हम फिर देखें तो 1971 में राष्ट्रीय सम्मान की अवमानना पर रोक अधिनियम लाया गया था। यानी द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 बनाया गया। और जो है ये भारतीय संविधान हो गया या फिर राष्ट्रगीत हो गया, राष्ट्रध्वज हो गया, इसकी अवमानना पर रोक लगाता है। ये एक एग्जाम्पल हो गया। और दूसरा एग्जाम्पल हम देखें सरकार के प्रयास में तो वो ले सकते हैं अनुच्छेद 51 का ग ले सकते हैं। इसमें जो है राष्ट्र की एकता और अखंडता के बारे में कहा गया है। राष्ट्र की एकता और अखंडता की रक्षा करने के लिए बात कहा गया है। इसी तरह जैसे कि अनुच्छेद 51 का अंग है, इसमें समरसता की बात की गई है। समरसता, हार्मोनी, समरसता की भावना। इसी तरह इसके अगले जो नियम है अनुच्छेद 51 का च, इसमें जो है सामाजिक संस्कृति के बारे में बात की गई है। कंपोजिट कल्चर इसके परिरक्षण को जोड़ती है। और राज्य ने इन सब को मिलाकर बहुत सारे कानून बनाए हैं और जो इन कर्तव्यों को बाध्यकारी बनाते हैं। जैसे कि हम लोग इस पे एग्जाम्पल देखना चाहें तो हम लोग जैसे कि पहला एग्जाम्पल भारतीय दंड संहिता का ले सकते हैं। भारतीय दंड संहिता, इंडियन पिनल कोड, और इसकी धारा जो 153 है, इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि राष्ट्र या फिर लिखते राष्ट्रीय एकता को चोट पहुंचाने वाले कृत्यों को अपराध की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है। इसी तरह जो है नागरिक अधिकार अधिनियम देख सकते हैं। अधिकार अधिनियम 1955 देख सकते हैं, जो सिविल राइट्स एक्ट है, सिविल राइट्स एक्ट 1955। तो इसमें क्या कहा गया? इसमें कहा गया कि जो अनुसूचित जाति इसके उत्पीड़न को लेकर कहा गया। जातियों का उत्पीड़न करने को जो है अपराध की श्रेणी में रखा गया। ये समरसता जो है उसके लेके, तो ये समरसता के विकास को बाधित ना कर सके इस चीज़ के लिए। अगला जो है जैसे कि गैर कानूनी गतिविधियां निवारक अधिनियम हो गया। गैर कानूनी गतिविधियां निवारक अधिनियम हो गया। ये 1967 का अधिनियम है। यानी द अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट 1967। ठीक है। इसमें जो है जो सांप्रदायिक संगठन है, सांप्रदायिक संगठनों को गैर कानूनी घोषित करने का प्रावधान किया गया है। गैर कानूनी घोषित किए जाने की व्यवस्था की गई है, जो कहीं ना कहीं समरसता से संबंधित है। इसके अलावा जो है इसको भी ले सकते हैं जन प्रतिनिधित्व अधिनियम।
ये 1951 का है। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट ये 1951 है। और इसमें व्यवस्था किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति जातीय, नस्लीय, भाषाई आदि के आधारों पर नफरत फैलाकर वोट मांगता है तो उसे संसद या किसी भी राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए आयोग घोषित किया जा सकता है। तो सरकार के ये प्रयास रहे हैं। और भी एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि एक एग्जाम्पल जो है हम लोग अनुच्छेद 51 क 6 के लिए ले सकते हैं, जिसमें पर्यावरण की रक्षा की बातें की गई है। और इनसे जुड़े हुए तो बहुत सारे विधेयक है, पर्यावरण संरक्षण को लेकर बातें की गई। और इसमें हम लोग सरकार के प्रयास में देख सकते हैं, जैसे कि वन संरक्षण अधिनियम दे सकते हैं। और ये 1980 का अधिनियम है, 1980 का, यानी फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 है। इसी तरह हम लोग देख सकते हैं वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, और ये 1972 का है, यानी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 इस चीज़ के लिए हो गया। तो ये सारे चीज़ सरकार के प्रयास हैं, और इसके ढेरों एग्जाम्पल्स हैं। और सभी एग्जाम्पल्स जो है 11 मूल अधिकारों से कहीं ना कहीं प्रेरित रहते हैं। अब मूल अधिकारों के प्रभावी बनाने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं, सारी मूल कर्तव्यों को प्रभावी बनाने के उपाय। मेजर्स फॉर मेकिंग फंडामेंटल, इसमें और कुछ नहीं है, बस इतनी ही सारी बातें। ड्यूटीज इफेक्टिव, और इसके लिए एक समिति भी बनाएगा, तो उसकी भी चर्चा करेंगे। तो मूल कर्तव्यों के प्रचालन, यानी ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज। इस पे विचार करने के लिए एक समिति का गठन किया गया, और वो समिति कौन है? वर्मा समिति, जिन्होंने 1999 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। और इसके जो प्रभावी बनाने के लिए उसने कुछ सुझाव दिए, हम लोग इसी सुझाव को देखेंगे। इनका पहला सुझाव था कि 3 जनवरी को जो है मूल कर्तव्य दिवस मनाया जाए, ठीक है, यानी फंडामेंटल ड्यूटीज़ डे मनाया जाए, ठीक है। और इन्होंने 3 जनवरी को इसलिए चुना था क्योंकि 3 जनवरी को ही जो है, यानी 1977 को 42वां संविधान संशोधन जो है लागू हुआ था। संशोधन अधिनियम 1976 लागू हुआ था, इसलिए इस डेट को चुना गया।
और मूल कर्तव्य को भी जो है उसी साथ इसके साथ ही लागू किया गया था, इसलिए 3 जनवरी को है मूल कर्तव्य दिवस के लिए कहा गया। दूसरा चीज़ जो ये कहा गया कि जो मूल कर्तव्य हैं वो स्कूल यानी कि विद्यालय हो गया, तो इसके जो है पाठ्यक्रम में इसको शामिल किया जाए, ठीक है। इसके अलावा जो है अध्यापक हो गया, तो अध्यापक को इसके प्रशिक्षण से दिए जाएँ ताकि ये बच्चों को पाठ्यक्रम में बताएं। तीसरी चीज़ें जो है जैसे कि जो सरकारी कार्यालय है, ठीक है, या फिर जो सार्वजनिक स्थान है, ठीक है, यहाँ पे जो है बोर्ड हो गया या फिर विज्ञापन हो गया, इन सब के माध्यम से जो है मूल कर्तव्यों का प्रस्तुतिकरण किया जाए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रभावित हो सके, ठीक है, ज़्यादा लोग, और लोगों को उनसे परिचित करने का मौका भी प्राप्त हो। तीसरी चीज़ जो है जो हमारी मीडिया है, ठीक है, इसके द्वारा जो है लगातार, ठीक है, ऐसे संदेश, ठीक है, या कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाने चाहिए जिनसे मूल कर्तव्यों के संबंध में जो है जागृति और चेतना का प्रसार हो। या फिर इसके अंतर्गत जो है हम लोग एनजीओ की भूमिका भी ले सकते हैं, ये भी प्रस्तुत कर सकते हैं। इसी तरह जो है ये कौन सा हो जाएगा हमारा, 5वां हो जाएगा। 5वां, मीडिया को जो है ऐसे दृश्य दिखाने से भी परहेज़ करना चाहिए, दृश्य दिखाने से परहेज़ करना चाहिए जिसमें जो है मूल कर्तव्यों से विचलित होने की बातें की गई हो, मूल कर्तव्यों से विचलन की बातें शामिल हो। तो ये सारे तरीके हैं और यहीं पर ये चैप्टर जो हमारा समाप्त होता है। हम लोग अब अगला चैप्टर देखेंगे। धन्यवाद।